मेरे साथ डॉक्टर शेखर नंबरी है जो सीनियर साइंटिस्ट है, डॉक्टर वनमाला जी है, वो भी हमारे यहाँ साइंटिस्ट के रूप में, अनुसंधान अधिकारी के रूप में कार्य करती है। डॉक्टर सुमेर है, ये भी रिसर्च ऑफिसर, अनुसंधान अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। आप सब इस बात से वाकिफ है कि आयुष का एक न्यू सेंटर जो केंद्र सरकार का है वो मतलब रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारतवर्ष में ऐसे 30 इंस्टीट्यूट है, इसमें से नागपुर एक है। और सौभाग्य की महाराष्ट्र के लिए बात यह है कि ये 3 इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र स्टेट में है, एक नागपुर में है, एक मुंबई में है और एक पुणे में है। उसके पहले वाले जो इंस्टीट्यूट मतलब जो 30 इंस्टीट्यूट है, चाहे भी सभी कैपिटल में, सब राज्यों के कैपिटल में, लेकिन महाराष्ट्र का सौभाग्य ऐसा है कि 3 इंस्टीट्यूट CCRS के महाराष्ट्र स्टेट में है। तो ये मैं पहले बात बता रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ये संस्थान आता है। हमारा मुख्य मैंडेट ये है कि हम क्लिनिकल रिसर्च पर काम करें, मतलब क्लिनिकल रिसर्च पे हम काम करना चाहते हैं, काम करते हैं। पुणे वाला जो इंस्टीट्यूट है वो मेडिसिनल प्लांट पर कार्य करता है और मुंबई वाला इंस्टीट्यूट है हमारे इंस्टीट्यूट के साथ ही क्लिनिकल रिसर्च में काम करते हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च में काम करने के साथ साथ आप जानते हैं कि हॉस्पिटल भी होना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास OPD लेवल पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अनुसार कार्य होता है, उसकी ट्रीटमेंट होती है और OPD के साथ साथ IPD भी है। और आपके साथ ये साझा बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि नागपुर शहर का आयुर्वेद क्षेत्र का ये पहला एकमेव संस्थान है या हॉस्पिटल है जो NABH और NABL प्राप्त है। आप लोगों ने शायद NABH भी है और NABL। आज हम इसलिए आप लोगों को कुछ चीजें साझा करने चाहते हैं कि आयुष मंत्रालय ने 100 दिन के अंदर मतलब क्या अचीवमेंट की है और इस सेंटर में मतलब जो क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान नागपुर है उसने क्या पहल की है, इस बारे में मैं आप लोगों को जानकारी साझा करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि WHO के साथ ऐसे हमारे कई समझौते हुए हैं। इसमें से 21 जुलाई 2024 को जिनेवा स्टेट में WHO के साथ एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत आयुष मंत्रालय अपने पारंपरिक चिकित्साओं के ऊपर कार्य कर रहा है। दूसरा जो मेडिसिनल प्लांट्स है उसमें वियतनाम में एक समझौता हुआ जो 1 अगस्त 2024 में हुआ और इसके अनुरूप एक MOU साइन होके उसकी मतलब उस पर गतिविधियां अभी चल रही है। तीसरा जो है आयुर्वेद ने एक मलेशिया में एक और MOU साझा किया है जिसमें अनुसंधान, ज्ञान आदान प्रदान और आयुर्वेदिक उपचार पद्धतियों में बढ़ावा देने के लिए ये MOU हमने मतलब साइन किया है। भारत और मलेशिया ये द्विपक्षीय संबंधों के विकास के बारे में ये नया अध्याय खोला गया है। तो उसमें आयुर्वेद शिक्षण, अनुसंधान और यूनिवर्सिटी टुकू अब्दुल रहमान में आयुर्वेद चेयर का संचालन भी मलेशिया में किया गया। तीसरा चौथा पहल हो गई है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल पर बढ़ावा देना बहुत जरूरी हो गया और 6 अगस्त 2024 को भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग जिसको PCIM&H और भारतीय फार्माकोपिया आयोग IPC ने इस क्षेत्र में दवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने का उद्देश्य से ये जड़ी बूटी एक मानक के पहल पर आगे बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक कदम हस्ताक्षरित किया है। हर्बल दवाओं के जो भी आयुर्वेदिक दवाएं हैं, शायद जितनी भी हर्बल दवाएं होती उसको आप आम जनता आयुर्वेदिक दवाई करती है, लेकिन हर्बल दवाओं को मानकीकरण करने के लिए पूरे भारत में फार्मास्यूटिकल्स को प्रभावी करना और उसकी सुरक्षा को बढ़ाना, ये WHO के तालमेल के साथ अपना एक पारंपरिक दवाओं का जो एक स्तर है या गुणवत्ता है उसको बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण कदम है, ऐसा मैं मानता हूँ। आयुष औषधि के लिए विशेष मेडिकल स्टोर की आवश्यकता होती है क्योंकि आप सब जानते हैं
कि आयुर्वेदिक दवाओं तो लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें एक मेडिकल स्टोर्स की हमको आवश्यकता होगी। तो आयुष मंत्रालय ने इस बात की गारंटी की और माननीय मंत्री जी ने, प्रतापराव जी जाधव जी ने 26 अगस्त 2024 को ये घोषणा की है कि सरकार इस पहल पर विशेष मेडिकल स्टोर को खोलने का इरादा रखता है और ये अभी सभी पारंपरिक दवाओं की उपलब्धता उसमें होगी और सभी को वो एक्सेसिबल होगी, ऐसा हम मानते हैं। छठा जो पॉइंट है वो सारे जितने भी आयुष, जैसा मैंने पहले कहा कि एनएबीएच और एनएबीएल हमारा हॉस्पिटल है, उसके साथ साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्र में कार्य करने वाली एक पहल, उसमें एनएबीएच का मूल्यांकन होना या गुणवत्तापूर्वक उसको सेवाएं प्रदान करने का प्रयास आयुष मंत्रालय हमेशा करते आ रहा है और इसके अंतर्गत एनएबीएच और एनएबीएल जितने भी हॉस्पिटल हमारे हो रहे हैं उसको करने का प्रयास किया है और 1489 मतलब 1489 आयुष्मान आरोग्य मंदिर को मूल्यांकन पूरा हो चुका है और इसमें से 1005 आयुष को आयुष प्रवेश मतलब जो एंट्री लेवल का एनएबीएल एक्रेडिटेशन होता है वो प्राप्त किया गया। उसके बाद जो प्रमुख अभियान है जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, जो स्वास्थ्य अभियान पहल है, मंत्रालय ने समाज में आयुर्वेद और योग के उपयोग को बढ़ावा और उपदेश देने के लिए हर घर आयुर्वेद की पहल शुरू की है थी, जो पिछले साल हमने आयुर्वेदालय के उपलक्ष्य में आपको संबोधित किया था और इस बात को रखा था। उसके बाद फिट इंडिया स्कूल में हमने प्राणायाम और योगा भी शामिल किए गए, जिसकी वजह से स्वास्थ्य अभियान की हम पुष्टि कर सके। देश भर में हितधारकों को शामिल करने के लिए व्यापक रोड मैप तैयार किया। तीसरी बात और भी 8वां ये उपक्रम है जो कि हम जेनेटिक्स केयर के लिए वृद्धजनों के लिए आयुषों के शिविर लगाने की बात करती हैं, जो 100 दिनों में 10,000 शिविर लगाने की पूरे भारतवर्ष में हमने आयोजना बनाई थी और इसमें हम सफल होकर 14,992 आयुष शिविरों का आयोजन किया गया है, जो जेनेटिक्स पीपल के लिए या वृद्धजनों के लिए इसकी उपयोगिता होगी। इस शिविर में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी का उपयोग किया गया और इसका मुफ्त परामर्श, उपचार और मार्गदर्शन इसके माध्यम से किया गया। 9वां जो पॉइंट है वो आयुष उत्कृष्टता केंद्र, जो मैंने अभी कहा, जिसमें से IISc बेंगलोर, IIT दिल्ली, TMC मुंबई, JNU दिल्ली ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ हमने समझौता किया, उनके साथ एग्रीमेंट किया और उसको एक नया केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया गया। इन केंद्रों में 52.47 करोड़ रुपए की फंडिंग दी गई, जो अत्याधुनिक पारंपरिक चिकित्सा, अनुसंधान, शिक्षण, स्वास्थ्य और सेवा, नवाचार और केंद्र में केंद्रित किया जाएगा। आयुष पैकेज की एक ABPMGY में शामिल करना, आयुष उपचार को मुख्य धारा में स्वास्थ्य सेवाओं में लाने के लिए आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुर्वेदिक पैकेज को शामिल करने के लिए मंत्रालय ने एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया था और उसमें आयुष उपचारों की लागत की संरचना दे दी। इसका अंतिम स्वरूप अभी दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों का चरण जैसे दिल्ली में है, यह आईए का दूसरा चरण आयुर्वेदिक शोध और उपचार के लिए उन्नत केंद्र का निर्माण किया गया। इस चरण में 194 बेड वाला अस्पताल, आयुर्वेदिक खेल चिकित्सा परिसर और पंचकर्म उपचार इसमें शामिल है। कुल 289 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई ये योजना है, जिसके तहत हमने ये कार्य किया। तीसरी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकुला, जिसको NIA के नाम से जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के नाम से, जो हरियाणा के पंचकुला में 294.91 करोड़ रुपए के निवेश से ये इंस्टीट्यूट बना है। उसमें 250 बेड के अस्पतालों का निर्माण किया गया। 13वां जो पॉइंट है वो योग और प्राकृतिक चिकित्सा पर 3 केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थापित हुए, जिसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश ऐसे 3 राज्यों में किया। उसके बाद फिर स्वच्छता अभियान किए गए। स्वच्छता में जन भागीदारी एक हिस्सा रहा, मेगा स्वच्छता अभियान किया गया। इतने सारे उपलब्धियां मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आई है। अब सवाल ये आता है कि हम लोगों ने क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान नागपुर में ऐसी क्या योजनाएं की है अनुसंधान के तौर पर, जो कि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्र से उपयुक्त है।
तो उसमें मैं एक खास बात कहूंगा कि मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत आप लोग सभी जानते हैं कि एनीमिया ऐसी बीमारी है कि एनीमिया के दौरान आदमी को बीमारी तो होती है, लेकिन बीमारी मुझे है इसकी जानिब उसको नहीं होती है, वो उसको समझ नहीं पाता, लेकिन उसके जो दुष्प्रभाव है वो सभी को सामने जब तक नहीं आएंगे तब तक नहीं होता। इस पर पब्लिक हेल्थ के साथ हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच में एक समझौता करके इस पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत जो एडोलसेंट गर्ल्स है उसमें एनीमिया के सुधार के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का साथ साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन चल रही है उसके साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन का उपयोग करने के लिए एक प्रोजेक्ट अभी शुरू किया। इसके लिए 5 जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों के किशोरी लड़कियां जो एडोलसेंट गर्ल्स है उनके साथ साथ ये दवाओं का वितरण हम कर रहे हैं। और भारत सरकार इसके अनुसार जो 5 डिस्ट्रिक्ट है जैसे धुबरी आसाम में, पश्चिम सिंहभूम झारखंड में, बस्तर छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, धौलपुर में राजस्थान, इनमें एडोलसेंट गर्ल्स में एनीमिया की स्थिति क्या होगी और उस पर हम नियंत्रण या कंट्रोल कैसा कर सकते हैं, इस पर एक अनुसंधान के तौर पर या दवाओं बांटने का अनुसंधान इसलिए नहीं कर सकता कि उसका अनुसंधान हमारे संस्थानों द्वारा पहले से ही हो चुका है और उसके अनुरूप जो रिजल्ट्स आए हैं उनके अनुरूप हम लोगों ने सार्वजनिक आरोग्य में उसका हमने बढ़ावा देने के लिए एनीमिया नियंत्रण करने के लिए उस दवाओं का प्रयोजन किया है। एनीमिया की रोकथाम के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में एडोलसेंट गर्ल जो है उसमें अप्रोक्सीमेटली 25,600 किशोरियां मतलब एडोलसेंट गर्ल जिनकी आयु 14 से 18 साल की है उनको ये दवाओं का वितरण हम लोग करने वाले हैं। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद जिसको आप CCRS के नाम से जानते हैं, अखिल भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली जिसको अय्या के नाम से आप लोग जानते हैं, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर जिसको NIA जयपुर के नाम से जानते हैं, IITH दिल्ली इस कार्यक्रम में सहभागी है और उनके अनुसार ये सारे जो संस्थान है उसके अनुसार ये एनीमिया का मुक्त भारत के अनुसार हम लोग मिशन उत्कर्ष के प्रोजेक्ट को ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। दूसरा एक है EMRS जिसमें हम लोग जनरल हेल्थ स्क्रीनिंग करेंगे और खास करके EMRS जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है उनके स्कूल के बच्चों में ट्यूबरकुलोसिस, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और मालन्यूट्रिशन के पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी दवाओं का वितरण करने का काम करेंगे। इसके पूर्व नहीं होता था ऐसा नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं के साथ उनका जो लाभ होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ होगा और जो हमारी सामान्य बीमारियां हैं उस बीमारियों में हम ज्यादातर लोगों को उसका लाभान्वित कर सके, ये हमारा उसके साथ उद्देश्य है। उसके साथ साथ आउटरीच एक्टिविटी के अंतर्गत हम कार्य करते हैं, जैसे आयुर्वेदा मोबाइल हेल्थ केयर प्रोग्राम SCSP के अंतर्गत, WCH मतलब वुमेन चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम और TSR के मतलब ट्राइबल हेल्थ केयर रिसर्च प्रोग्राम, इसके अंतर्गत हम कार्य करते हैं। अन्य जो भी संस्थानों से जुड़ी हुई बातें हैं या राष्ट्रीय सेवाएं कार्य हैं उसको जुड़ने का काम हमारा संस्थान करता है। ये 30 संस्थान है जो भारतवर्ष में आयुष मंत्रालय के ओर कार्य करते हैं। तो मेरे तरफ से ये पूरी इंफॉर्मेशन थी आपको और भी कोई शंकाएं होंगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इनमें से मुझे लगता है बहुत सारे लोग मेरे इंस्टीट्यूट में भेंट कर चुके हैं, तो मैं आयुर्वेदा डे भी आगे आ रहा है इसलिए मैंने चाहा कि भाई आपका स्वागत मैं यहाँ से आप निमंत्रण दे दूँ और आगे जो आयुर्वेदा डे आ रहा है 29 तारीख को उसको भी आप लोगों का सहयोग हमेशा मुझे मिलता रहता है, आगे भी मिलते रहेगा। इस उम्मीद के साथ मैंने ये आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। आप लोगों का सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस संस्थान को आयुर्वेद के प्रति आप रुचि लेते हैं। ये हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां है, हमारे देश की संस्कृति की एक चिकित्सा पद्धति है जो दुनिया इसको अभी मतलब प्रतिशत दे रही है और उसका उपयोग लेने के लिए हम लोगों को प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।